नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। इंडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है। और मुद्दा है प्रतिष्ठा किसकी दांव पर। चुनाव संपन्न हो गए हैं और जब तक 10 नवंबर को गिनती नहीं हो जाती, मत की गिनती नहीं हो जाती, तब तक ये चर्चाएं चलती रहेंगी। चर्चा में यह भी देखा जाएगा कि किसकी प्रतिष्ठा दांव पर है, क्या चुनाव के बाद कौन मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा, किसकी किस्मत खुलेगी, किसकी किस्मत बंद होगी। ऐसी तमाम तरह की चीजें हैं। लेकिन जब हम चुनाव की तरफ देखते हैं तो सबकी निगाहें इस बार टिकी है इस मतदान के गिनती होने के बाद कि आखिर मतों की गिनती कहेगी क्या, किसकी तरफ जाएगा ये पूरा चुनाव। क्योंकि 28 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। उन 28 सीटों में से 16 ऐसी सीटें हैं जो ग्वालियर चंबल की है। और ग्वालियर चंबल की जब बात आएगी तो सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा किसी की दिखाई देगी तो वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो 2018 में कांग्रेस से चुनाव जितवाने में सफल रहे थे। सरकार भी बनी और अभी भी यदि सरकार बनती है और चंबल ग्वालियर से ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहता है तो उसमें भी सिंधिया का योगदान होगा। और सरकार की वापसी हुई तो उसमें भी सिंधिया का योगदान था। लेकिन अब नहीं बनती है या बनेगी तो फिर सबसे बड़ी प्रतिष्ठा भी उन्हीं की दांव पर लगेगी। कमलनाथ, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है, पिछली बार दोनों नेता मिलकर चुनाव लड़ रहे थे और बात हो रही थी कि बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला है। लेकिन इस बार बात प्रतिष्ठा पार्टी की नहीं है, प्रतिष्ठा तो सीधे तौर पर लोगों की लगी हुई है। चाहे कमलनाथ जी की बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया की, या शिवराज सिंह चौहान की। हालांकि शिवराज जी लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं और फिर एक बार कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूं क्योंकि जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का होगा क्या, तो यही हमारा मुद्दा है, प्रतिष्ठा किसकी दांव पर। और जब प्रतिष्ठा दांव पर लगती है तो फिर कई तरह की जानकारियां सामने आती है, बातें होती है। और इस बीच में यह भी सामने दिखाई देने लगता है कि आखिर चुनाव के बाद किसकी साख दांव पर जब लग जाएगी तो किसका मुकद्दर चमकेगा, कौन नीचे आएगा, कौन ऊपर जाएगा, क्या कोई केंद्र में दिखाई देगा। ऐसी तमाम तरह की चीजें, क्योंकि कई ऐसे नेता हैं जो इस बात को मानकर चल रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा तो वो मंत्री बन जाएंगे। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यदि मंत्री नहीं बने और विधायक नहीं बने तो हम तो बीच में ही सरकार को छोड़ चुके हैं, कांग्रेस को छोड़ा, बीजेपी में आए और यदि हार का सामना करना पड़ता है तो बहुत दिक्कत है। तो कई लोगों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। लेकिन सबसे ज्यादा यदि कोई केंद्र में दिखाई दे रहा है तो वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। सबसे ज्यादा आकाश, आप लगातार खबरें हम कर रहे हैं, देख रहे हैं, और हमें लगता है 10 नवंबर तक जब तक कि मतों की गिनती नहीं हो जाती, इन पर खबरें चलती रहेंगी, चर्चा होती रहेंगी, नए नए आइडियाज सामने आएंगे, नए मुद्दे सामने आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा वास्तव में यही दिखाई देता है कि इस चुनाव में पार्टियों की प्रतिष्ठा तो अपनी जगह है, लेकिन व्यक्ति विशेष की प्रतिष्ठा ज्यादा दिखाई देती है। जी, निश्चित रूप से यही कारण है कि एमपी का ये जो बाय इलेक्शन है वो अजब गजब सा नजर आ रहा है मनोज जी। क्योंकि सिर्फ बम्पर वोटिंग के बाद मतदाता ने जिस तरीके से दोनों ही पार्टियों को उलझाया है, उसके बाद अगर हम देखें तो बाय इलेक्शन में सीधे तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनके कारण जो है एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये बाय इलेक्शन हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उनके समर्थक विधायकों ने उनके साथ मिलकर कांग्रेस का दामन छोड़ा, विधायकी से इस्तीफा दिया और एकाएक बीजेपी ज्वाइन की, और उसके बाद मध्य प्रदेश में तकरीबन 25 सीटों पर यह बाय इलेक्शन हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टोटल 28 सीटें हैं जिन पर बाय इलेक्शन हुआ है। और अगर हम सीधे तौर पर देखें तो यहां पर प्रतिष्ठा ना सिर्फ बीजेपी कांग्रेस बल्कि सबसे ज्यादा ज्योतिरादित्य सिंधिया की दांव पर है। क्योंकि ग्वालियर चंबल जहां से जो है सत्ता की चाबी मिलेगी, जहां से जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी, स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार में वही पार्टी आने वाली है। लेकिन अगर हम बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच भी इसको लेकर प्रतिष्ठा दांव पर है। खासतौर पर एक बार फिर से जो है पीसीसी चीफ कमलनाथ का पूरा कैरियर दांव पर है, क्योंकि कांग्रेस यहां पर जो है करो या मरो की स्थिति में है। जिस तरीके से 2018 में त्रिमूर्ति कांग्रेस में देखे गए थे, दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और खुद कमलनाथ, उस समय जो है कांग्रेस जो है पूरी समन्वय के साथ, मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरी थी और 2018 में जनता के मन पर राज करने के लिए कामयाब भी हुई थी। यही कारण है कि इस बार का चुनाव की अगर हम बात करें तो जो ये त्रिमूर्ति थी उनमें से एक मूर्ति जो है बीजेपी में जा चुकी है। तो जो मुकाबला है 1 और 1 11 का है। दोनों ही पार्टियां कह रही हैं कि ये जो है 1 और 1 11 की जोड़ी होगी। खास तौर पर अगर हम बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 1 और 1 11 की जोड़ी है। इस तरीके की बात बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का दावा भी है कि दोनों के नेतृत्व में जो है पार्टी बाय इलेक्शन में बेहतर परफॉर्मेंस कर मध्य प्रदेश में सरकार को मजबूती देने का काम करेगी। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो पूरे चुनाव बाय इलेक्शन में हमने देखा है कमलनाथ अकेले जरूर नजर आए, लेकिन कमलनाथ के पीछे जिस तरीके से कहा भी जाता है कि लगातार पर्दे के पीछे इसको लेकर मध्य प्रदेश में सियासत भी गरमाई थी कि दिग्विजय सिंह काम करते हैं, कुछ इसी अंदाज में
बाय इलेक्शन में भी जो है दिग्विजय सिंह नजर आए हैं। तो अब देखना यही अहम है कि कमलनाथ की प्रतिष्ठा बिल्कुल, भी अब यहाँ पर देखना दांव यही पर है। होगा कि प्रतिष्ठा किसकी दांव पर है। चलिए, बहुत धन्यवाद आकाश, आप मेरे साथ जुड़े। और योगी राज योगी जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। दो मेहमान और जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से, उनका भी आपका परिचय कराऊंगा। योगी राज जी, क्या देख रहे हैं इस चुनाव को? क्योंकि अब लगातार हमें लग रहा है कि जब तक परिणाम नहीं आ जाते हैं, चर्चाओं का बाजार गर्म रहेगा, चर्चाएं चलती रहेगी। लेकिन यदि इस चुनाव को हम देखें तो प्रतिष्ठा किसकी दांव पर है? नहीं, डेफिनेटली एक ही आदमी की प्रतिष्ठा दांव पर है, वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। क्योंकि क्या है कि इस चुनाव से ना बहुत ज्यादा असर शिवराज सिंह चौहान के पॉलिटिकल करियर पर पड़ेगा और ना पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पॉलिटिकल करियर पर पड़ेगा। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का पूरा भविष्य इस चुनाव पर डिपेंड करता है। और उनके जो 22 समर्थकों के साथ जो अपने बीजेपी में गए थे, उसमें से देखना ये होगा कि वो कितने समर्थकों को जिता पाते हैं। यदि ज्यादा से ज्यादा वो अपने समर्थकों को जिता पाए तो उनकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी बीजेपी में भी। और यदि उनके 22 में से यदि आधे हो गए, यदि 11 के आसपास वो जिता पाए, तो ना वो बीजेपी के रहेंगे ना कांग्रेस के रहेंगे। क्योंकि ऐसे समय में इंटरनल उनके ऊपर ये दबाव रहेगा, क्योंकि आपके पास जो 22 थे वो कांग्रेस ही आरोप लगाएगी कि ये चूंकि जब ये कांग्रेस पार्टी में थे इसलिए 22 सीटें इनको मिली थी, तो इसलिए उनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर है। और बीजेपी में भी यदि देखा जाए यदि 22 में से आधे जिता पाए तो बीजेपी में उनका वो कद नहीं रहेगा जो अभी है। तो सबसे ज्यादा मतलब एक तरह से कहें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की स्थिति चक्रव्यूह में फंसे अभिमन्यु की तरह है। वो दोनों ही अपने और पराये दोनों उन पर वार कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के टारगेट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया है। तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा यदि किसी के दांव पर लगी हुई है तो वह ज्योतिरादित्य सिंधिया। जी, बिल्कुल आप कह रहे हैं, लेकिन इसमें सर एक चीज और नजर आ रही है। जैसा आप कह रहे हैं, आपने कहा कि बहुत ज्यादा खोने के लिए ना कमलनाथ जी के पास है ना शिवराज जी के पास है, लेकिन हमें लगता है कांग्रेस भी यदि ठीक ठाक कर पाती है, जैसे कांग्रेस अभी बातें कर रही है कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और 24 से ज्यादा सीटें लेकर हम आ रहे हैं, तो हमें लगता है एक प्रतिष्ठा बचने का सवाल तो हो ही जाएगा। लेकिन ऐसा होता है, ऐसा दिख नहीं रहा, क्योंकि जो अनुमान जो लगे हैं, जो रुझान भी अभी आ रहे हैं और अभी पूरा उपचुनाव को यदि एनालिसिस किया जाए तो मुझे ऐसा लगता है, हालांकि ये बहुत जल्दी होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस 10 सीटों से ज्यादा नहीं जीत पाएगी। और बीजेपी, मुझे ऐसा लगता है कि 11 से 17 सीटों के आसपास बीजेपी आएगी और बीएसपी भी 2 से 4 सीटों पर बीएसपी के अनुमान लग रहा है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि 28 में से 24 सीटें कांग्रेस जीत जाए। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आप ये देखिए, जब मुख्यमंत्री थे कमलनाथ और बीजेपी, जब कांग्रेस की 22 सीटें ग्वालियर चंबल अंचल से आप लेके आए थे, तो ग्वालियर चंबल अंचल के लिए उन्होंने 15 महीने में कुछ दिया नहीं। इवन ग्वालियर चंबल अंचल में एक यात्रा तक कमलनाथ की नहीं हुई। तो ऐसा एकदम से कुछ बहुत बड़ा आसमानी सुल्तानी हो जाए और ग्वालियर चंबल के मतदाता बिल्कुल कांग्रेस को 100 में से 100 दे दें, या जैसे आपने बताया 24 सीटें जीत जाए, तो ये मतलब एक बहुत आश्चर्यजनक एक बात लगेगी मुझे। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि 28 में से 24 सीटें जी कांग्रेस जीत पाएगी। चलिए, आप बने रहिएगा मेरे साथ। इस वक्त यशपाल सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं, विधायक है भारतीय जनता पार्टी के। यशपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, 3 चेहरे हम दिखा रहे हैं, कमलनाथ जी भी है, उसमें सिंधिया जी भी है, शिवराज जी भी है, प्रतिष्ठा किसकी दांव पर है? देखिए, प्रतिष्ठा व्यक्ति की नहीं होती, प्रतिष्ठा दल की होती है और दल की प्रतिष्ठा में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से कहीं आगे है। देखिए, चेहरों की अगर आप बात करेंगे तो कमलनाथ जी का चेहरा वो लोकप्रिय चेहरा नहीं है जो मध्य प्रदेश में शिवराज जी का है, या यूं कहें कि कांग्रेस में सिंधिया जी का था। अब जब सिंधिया जी का लोकप्रिय चेहरा था और सिंधिया जी के चेहरे के नाम पर ग्वालियर चंबल संभाग में जो एक उपलब्धि हासिल हुई थी पिछले चुनाव में, और न केवल ग्वालियर चंबल संभाग में, यदि थोड़ा बहुत भी कांग्रेस ने कहीं जंप किया था तो सिंधिया जी का चेहरा लेकर के और ये कह करके कि अगला नेतृत्व तो आप करेंगे, और सिंधिया जी को इस बात का विश्वास और भरोसा भी दिलाया गया था कि ये पकड़ो, आप अपने हाथ में वचन पत्र का पुलिंदा और लेकर के निकल जाओ, आपके सब काम हो जाएंगे, जनता को इस प्रकार से आप आश्वस्त कर दो। और उस गलतफहमी में आकर के सिंधिया जी ने अपनी जो पृष्ठभूमि थी, उनकी जो नैतिक जिम्मेदारी थी, उसको लेकर के पूरे प्रदेश में दौरे किए और दौरे करने के बाद नतीजा ये निकला कि निराशा जनता को भी हाथ लगी मनोज जी, और निराशा कांग्रेस में सिंधिया जी को भी हाथ लगी। इसलिए जो 3 चेहरे आप दिखा रहे हैं, इन 3 चेहरों में सर्वाधिक लोकप्रिय चेहरा शिवराज जी का है, क्योंकि वे मुख्यमंत्री भी हैं, लंबे समय से मध्य प्रदेश की राजनीति के जो क्षितिज पर जो उनका जो नाम है, उन्होंने जो काम किया है। और फिर मैं कहूंगा कि सिंधिया जी के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की ताकत में इजाफा ही हुआ है। नुकसान यदि किसी को है तो कांग्रेस को नुकसान है। बिल्कुल, आपने कहा कि आप जिक्र कर रहे थे महाराज और शिवराज महाराज पिछली दफा अलग अलग थे, इस बार एक साथ दिखाई दिए,
और आपने भी ये कहा कि 2018 में सबसे ज्यादा यदि कोई चेहरा, चमकीला चेहरा था कांग्रेस के पास, तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का था। और चुनाव भी इस बार जब उपचुनाव को हम देखते हैं तो 16 सीटें वहीं की है, तो फिर ये क्यों नहीं कहा जा सकता है कि सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा सिंधिया की दांव पर है? देखिए, सिंधिया जी की प्रतिष्ठा को मैं जोड़ूंगा, क्योंकि सिंधिया जी ने अपने दायित्व का निर्वहन किया है। देखिए, प्रतिष्ठा व्यक्ति की अपनी होती, दलों के साथ जोड़ने पे किसी की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा नहीं होती। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा कि सिंधिया जी सिर्फ ग्वालियर चंबल संभाग तक के नेतृत्व करने वाले नेता नहीं है। उनका और उनका परिवार जिस प्रकार से स्थापित परिवार है पूरे मध्य प्रदेश में के संदर्भ में, तो प्रतिष्ठा व्यक्ति की होती है, लेकिन दलों की प्रतिष्ठा के साथ हम जुड़े हुए हैं। और दलों की प्रतिष्ठा के साथ हम जुड़े होंगे तो फिर कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव को चालना देने वाले जो लोग हैं, उन सबकी प्रतिष्ठा इस चुनाव में इसलिए दांव पर लगी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी हमारी अपनी ताकत के साथ आगे बढ़ रही है। हम पार्टी के माध्यम से हितग्राहियों की सेवा करना चाहते हैं, हमें विकास करना चाहते हैं। हमारी प्रतिष्ठा व्यक्ति प्रतिष्ठा नहीं है, हमारी प्रतिष्ठा कामकाजों को के संदर्भ में है, विकास की बुनियाद के संदर्भ में है, लोगों का जीवन स्तर सुधरे उसको लेकर के हमारी प्रतिष्ठा है। जी योगीराज जी, जैसा कह रहे हैं यशपाल जी को आप सुन रहे होंगे, हालांकि कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम उनसे जरूर इस पर जवाब लेना चाहेंगे। वो कह रहे हैं कि प्रतिष्ठा तो पार्टी की दांव पर है, और आप भी कह रहे हैं कि प्रतिष्ठा सच में दांव पर सिंधिया की है, लेकिन ये चुनाव कितना अलग है? नहीं, डेफिनेटली देखो, ये चुनाव केवल इस मायने में अलग है कि ये चुनाव पूरा का पूरा सिंधिया की वजह से ही हो रहा है। और इसमें सबसे ज्यादा यदि कोई इफेक्ट पड़ेगा, यदि सबसे ज्यादा किसी के भविष्य पर प्रभाव पड़ेगा तो सिंधिया के भविष्य पर ही प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा है कि सिंधिया यदि अपने 22 समर्थकों को रिटेन करने में सहायक होंगे तो उनकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी, लेकिन यदि नहीं होंगे तो मैंने कहा कि कांग्रेस भी आरोप लगाएगी और बीजेपी भी आरोप लगाएगी। कांग्रेस साफ साफ ये कहेगी कि साहब तो कांग्रेस की वजह से इनको सीटें मिल रही थी। इसलिए ये चुनाव पूरा का पूरा डिपेंड है कि आखिर सिंधिया का होगा क्या, सिंधिया क्या किंग मेकर को उभरेंगे या सिंधिया की स्थिति क्या रहेगी। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा यदि किसी की प्रतिष्ठा दांव पर है तो मेरे हिसाब से तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश का जाना माना चेहरा है और कमलनाथ एक्स चीफ मिनिस्टर हो चुकी है, तो उनकी प्रतिष्ठा पर कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट होंगे तो वो होंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। चलिए, दुर्गेश शर्मा भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दुर्गेश जी, स्वागत है आपका। और विषय यही है कि प्रतिष्ठा किसकी दांव पर, और 3 चेहरे उसमें हैं, कमलनाथ जी का चेहरा भी है, सिंधिया चेहरा भी है और शिवराज जी का भी। लेकिन क्या ये माना जाए कि वास्तव में इसमें प्रतिष्ठा कांग्रेस की दांव पर है, कमलनाथ जी की दांव पर है? ईमानदारी से बात करी जाए तो प्रतिष्ठा जनता की दांव पे लगा दी है। सारे नेताओं की अपनी अपनी जगह है। कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पे होने के बजाय कांग्रेस के संग में षड्यंत्र हुआ था और जनता के साथ में षड्यंत्र हुआ था, तो प्रतिष्ठा तो वैसे दोनों की दांव पर है। और नेताओं में बात करी जाए तो सिंधिया जी अपना वजूद ढूंढ रहे हैं, और जो माननीय अभी जो पहले कह रहे थे बात सही है कि सिंधिया को अपना वजूद बताना है कि उनकी क्या स्थिति है, और ये सब जानते हैं कि सिंधिया का वजूद खत्म होने जा रहा है। जी ग्वालियर अंचल के अंदर वो पूरी तरह से सिमटने जा रहे हैं। तो क्या कांग्रेस ये मानकर चल रही है? 100% कांग्रेस इसलिए मान के चल रही है कि जनता के संग और जनता के प्रति जो हमारी जवाबदेही है उसका निर्वहन हमने पूरी तरह से किया था, और जनता इस बात को जानती है, इसलिए हमको अपना आशीर्वाद दे रही है। पहले जनता ने हमें आशीर्वाद दिया था, वो तो इनने गद्दारों ने अपनी गद्दारी और षड्यंत्र से जनता के आशीर्वाद को बदल दिया, खंडित कर दिया। जनता उसका जवाब खुद देगी, वो दे रही है। यशपाल जी, यशपाल जी, जी मनोज जी, सुन रहे थे आप दुर्गेश शर्मा जी को? जी सुन रहा था ना, बताइए ना। वो ये कह रहे हैं कि प्रतिष्ठा तो पूरी दांव पर आप लोग ने लगा दी। देखिए, मेरा कहना है कि मैं पूछना चाहूंगा कि सिंधिया जी जब वर्षों से कांग्रेस में थे और उनका चेहरा लेकर के कांग्रेस जब जाती थी और चुनाव जीती थी, तो क्या सारा श्रेय सिंधिया जी को जाता था क्या? और पिछला चुनाव में अगर आप कहें कि मध्य प्रदेश में अगर थोड़ी बहुत भी बढ़त हुई और चंबल ग्वालियर संभाग में अगर सिंधिया जी के चेहरे के कारण से, उनका परिश्रम के कारण से अगर कांग्रेस को सफलता मिली है, तो ये चेहरा क्या इतना बुरा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी में आ गया तो अब सिंधिया बिल्कुल गर्दिश में चले जाएंगे और सिंधिया मात खा जाएंगे और सिंधिया के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा? ये तो वो वाली कहावत हो रही कि कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप,
अरे सिंधिया जी का आपने जितना उपयोग किया, जितना उन्होंने मेहनत करी है, उनका चेहरे में अगर दम था, चेहरे में ताकत थी, तो कांग्रेस को सफलता मिलती। आज अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे तो कांग्रेस इस बात को प्रमाण पत्र दे रही, प्रमाणितकरण कर रही है कि सिंधिया का तो भविष्य, राजनीतिक भविष्य दांव पर लग जाएगा। ऐसा नहीं होता है मनोज जी। राजनीति में पार्टी के साथ जुड़ने से जिस व्यक्ति की प्रतिष्ठा होती है और उसके साथ अगर अच्छी पार्टी बन जाती है, तो मैं फिर कहूंगा 1 और 1 11 होते हैं। तो 1 और 1 11 प्रतिष्ठा बचा लेंगे 100%। क्योंकि देखिए इन पिछले 6-7 महीने में आप देखें मनोज जी, तो भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री शिवराज जी के काबिज होने के बाद आप देखिए सड़क पटरी पर बैठने वाले ठेला गाड़ी वालों को कहीं ना कहीं हमने प्रोत्साहित किया मुख्य प्रधानमंत्री जी की योजना के अंतर्गत कोरोना काल में। फिर देखे तो हमने बच्चों को लैपटॉप देना शुरू कर दिए, हमने किसानों को भारत की सरकार के साथ साथ राज्य की सरकार मुख्यमंत्री जी ने पहली बार 4,000 रुपए अतिरिक्त दिया। 6,000 प्रधानमंत्री जी दे रहे थे किसान सम्मान निधि में, हमने 19 जिलों को छोड़ करके बाकी सब दूर ट्रांसफर किया, 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। तो अब सरकार ने जब शिवराज जी का नेतृत्व मिला मनोज जी, जनता भी समझ गई कि कमलनाथ जी ने कुछ नहीं किया। कमलनाथ जी के साथियों ने कहा, कमलनाथ जी के मंत्रियों ने कहा, कमलनाथ जी के विधायकों ने कहा कि उनको मिलने का समय नहीं होता था, वो चलो चलो करते थे। और जब चलो चलो करते थे तो वास्तव में हितग्राही मूलक योजना नजर नहीं आती थी। जो योजनाएं चलती थी, संबल जैसी योजना, उसको समाप्त कर दी गई है। इसलिए जनता का विश्वास इन 6-7 महीनों में शिवराज जी के नेतृत्व को प्राप्त करने के बाद तुलना करेगी जनता कि कमलनाथ जी ठीक थे या शिवराज जी ही ठीक है, और उसका बेनिफिट हमको मिलेगा, उसका लाभ हमको मिलेगा। दुर्गेश शर्मा जी, वो बोले कि 6 महीने में सब कुछ हो गया है, 15 महीने वर्सेस 6 महीने। मनोज जी, अभी जब मैंने आपसे जुड़ा था उससे पहले जी आप किससे चर्चा कर रहे थे? योगी जी मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अच्छा, योगी राज। मुझे लगा कि शायद सिसोदिया जी बोल रहे थे, क्योंकि योगी जी ने बिल्कुल कहा था कि सिंधिया जी की प्रतिष्ठा दांव पर है, वो मानने को तैयार नहीं। खैर, मुझे उससे कोई मतलब नहीं ये क्या माने या क्या नहीं माने। शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में बखान करने में लगे थे, अच्छी बात है, उनके नेता हैं, उनको उनकी बखान करना ही चाहिए, नहीं तो उनका अस्तित्व खत्म कर देंगे। जैसे सिंधिया को साथ में ले जाके सिंधिया को खड़ दिया, क्योंकि जिस दिन सिंधिया को ले गए उसी दिन उन्होंने सबसे पहले कहा था कि विभीषण है। विभीषण का अस्तित्व हिंदुस्तान में है नहीं, तो ये मैंने नहीं बोला, ये सिंधिया जी को माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के दी गई उपमा है। जनता ने उनको उनकी सत्यता बताई कि ये गद्दार हैं। विभीषण और गद्दार दोनों एक दूसरे के पूरक शब्द हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, एक दूसरे के बारे में जो है वो सत्य है कि ये दोनों ही गद्दार थे। तो जो शिवराज सिंह चौहान जी ने माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए संबोधन दिया, उस संबोधन को जनता ने आत्मसात करके सत्यता के रूप में अब प्रमाणित करने जा रही है, और वो प्रमाण 10 तारीख को मिल जाएगा, जब रिजल्ट के रूप में इंडिया और भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने गद्दार पैदा किए, क्योंकि गद्दार शब्द देने से मतलब नहीं है, गद्दार पैदा किसने किए? गद्दार पैदा किए भारतीय जनता पार्टी ने। उस गद्दारी पैदा करने का जवाब जनता दे देगी, क्योंकि गद्दार पैदा करने के लिए इन्होंने। यशपाल जी, ये भी आपसे कह रहे थे कि पहले 2018 में तो आपने चेहरा यही दिखाया और अब आप दूर हो गए तो फिर आपको गद्दार दिखने लगे। मेरे से दूर होने पे गद्दार उससे मतलब नहीं है। ये चेहरा गया था जनता के बीच में, जनता ने चेहरे को पसंद किया था, मना कहाँ कर रहा हूँ जी, और जनता ने पसंद करके वोट दिया था, पर चेहरे को साथ साथ पार्टी को भी वोट दिया था। वो पार्टी कांग्रेस पार्टी, और वोट देने पे मेरे आपने किसको वोट दिया, ये मुझे और आपको अपना अधिकार है। मेरे वोट को बेचने खरीदने का अधिकार किसी दूसरे को कहाँ दिया है लोकतांत्रिक व्यवस्था में? मेरी संपत्ति को आपने हड़प लिया या आपकी संपत्ति को मैंने हड़प लिया, तो क्या हम एक दूसरे के लिए सम्मान करते रहेंगे? जी जी, यहाँ तो संपत्ति हड़पी गई है साहब। हिंदुस्तान के संविधान में एक ही चीज ऐसी है जिसका एकाधिकार पूर्णतः अधिकार है, इसकी कोई इफ एंड बट नहीं है। जैसे आप कहीं प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसमें साहब 30 साल की गवर्नमेंट की एक लीज है कि लीज 30 साल की होती है। आपने यदि बैंक में गए तो साहब उन्होंने कह दिया आपका 10 लाख जमा है, कोई बात नहीं, 5 लाख की गारंटी है, 5 लाख तो यदि डूब गया बैंक तो आपके डूब गए। पर वोट ऐसी चीज है जिसपे किसी का कोई अधिकार है ही नहीं। वही एक ऐसी चीज है जिसपे सिर्फ और सिर्फ मेरा और आपका अधिकार है। चलिए, मैं योगी राज जी, तो इसका मतलब ये है कि वोट एक ऐसी चीज है जिस पर किसी का अधिकार नहीं है, बिल्कुल सच है, सबसे बड़ा अधिकार है प्रजातंत्र में। तो क्या ये माना जाए कि इस अधिकार का सबसे बढ़िया उपयोग इस चुनाव में दिखाई देगा? नहीं, बिल्कुल सही बात है। जनता अपने मताधिकार का उपयोग और मताधिकार का सबसे ज्यादा प्रयोग हमेशा से करती रही है। ये केवल उपचुनाव वाली बात नहीं है, जनता ही सर्वोपरि ही लोकतंत्र में, और जनता सिर माथे पर रहती है, तो वो अपने मताधिकार का प्रयोग तो सबसे
अच्छा करती है, वर्षों से करती आई हो और इस चुनाव में भी करेगी। आप ये देखना। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग पहलू ये भी उभर कर आ रहा है कि आप ये देखो, कांग्रेस को जितनी चिंता अपने जीतने की नहीं, उतनी चिंता ज्योतिरादित्य सिंधिया की है। मतलब ये है कि एक आंख अपनी फुड़वाने, एक आंख यदि किसी की फूटती है तो दोनों आंख अपनी भी फुड़वाने के लिए तैयार है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक मामला इसमें सामने आया है कि दोनों के दोनों दल, मतलब बीजेपी में भी एक इंटरनल, यदि मैं आपको बात बताऊं तो बीजेपी में भी एक ऐसा तबका है जो ये नहीं चाहता कि सिंधिया के ज्यादा मंत्री चुनाव जीत के आए, क्योंकि बीजेपी में मंत्री बनने वालों की संख्या अभी भी आधा दर्जन ऐसे नेता है जो मंत्री बनने की हथरतें पाले हुए हैं, और वो हथरतें तब पूरी होंगी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के मंत्री हार जाए। तो मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़ी बुरी तरह घिरे हुए। मैंने कहा ना कि चक्रव्यूह में जिस तरह से अभिमन्यु घिरा हुआ था, वो स्थिति आज ज्योतिरादित्य सिंधिया की। तो ये तो अब 10 तारीख को पता पड़ पाएगा कि उनकी हैसियत कितनी है। बिल्कुल सही कह रहा है यशपाल जी। आप यही मैं आपसे कह रहा हूं कि अभिमन्यु बना दिया आपने। देखिए मनोज जी, मैं पूछना चाहूंगा हमारे शर्मा जी से कि अगर बालेंदु शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे, फिर कांग्रेस में चले गए, अगर लक्ष्मण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे, चले गए, तो उनको किस परिभाषा में परिभाषित करेंगे? वे खुददार थे, गद्दार थे, गद्दार थे, खुददार थे। और अभी भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे, बड़े लोग जो विधायक रहे, मंत्री रहे, उनको आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपने स्वीकार कर लिया। अब देखिए, गद्दारी से भी ज्यादा खुददारी होती है। हमारा कहना खुददारपन जब जुनून पर बैठता है, जब खुददारी आती है सामने, और सिंधिया जी के समर्थकों के और मंत्रियों के और कांग्रेस के विधायकों के सामने गद्दारी नहीं थी, सामने खुददारी थी। वे खुददार थे और वो देख रहे थे कि कमलनाथ जी काम नहीं कर रहे हैं, जनता के हित में काम नहीं कर रहे हैं, विकास के काम नहीं हो रहे हैं, चलो चलो कहा जाता है, किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा था, तो उन्होंने उसको खुददारी। अभी परिणाम आए नहीं है, खुददारी दिखाई देने लगी है। गौरीशंकर सेजबार को आपने नोटिस जारी कर दिया है, मुदित सेजबार को नोटिस जारी कर दिया, तो ये भी क्या, इसे क्या देखा जाए, खुददारी या गद्दारी? कल भी आपको मैंने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन है ये। अगर किसी प्रकार की शिकायत आएगी तो पार्टी ने शोकाज नोटिस दिया, 7 दिन में जवाब देंगे, देखेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ये कांग्रेस थोड़ी क्या कि पीठ में छोड़ रहा भौंक कर उनको भी स्वीकार कर ले। भारतीय जनता पार्टी को अगर शिकायतें प्राप्त होती तो कार्रवाई होती है, चाहे शेजवार जी हो, चाहे यशपाल सिंह जी हो, चाहे कोई भी हो। पार्टी किसी को बख्शती थोड़ी, हमारी पार्टी है, लोकतंत्र व्यवस्था में रखती ध्यान। और दुर्गेश जी, आपके यहाँ के नाम भी गिना रहे हैं वो? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, जितने नाम जिसको गिनाना हो गिनाता रहे, पर मेरे को ये सिंधिया जी के बारे में भी बड़खान कर रहे थे या दुनिया के नाम गिनने की बात कर रहे थे। भैया यशपाल जी, सिंधिया जी को गद्दार की भूमिका में या गद्दार का अलंकरण हमने नहीं दिया, शिवराज सिंह चौहान ने सबसे पहले दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को गद्दार कहने वाला व्यक्ति यदि कोई हिंदुस्तान में सबसे पहला है तो वह माननीय शिवराज सिंह चौहान। जिस दिन ज्वाइन किया उसके बाद में तुरंत विभीषण की उपमा दे दी थी, और हिंदुस्तान के सांस्कृतिक पूरे मामलों में, हिंदुस्तान की सभ्यता में, सब में विभीषण को गद्दार कहा जाता है। आप शब्द का हेर फेर करके कुछ भी बोलो, पर आपने बोला, और मैं बिल्कुल ये बात फिर से कहूंगा। और जनता अपने प्रति जो जवाबदेही का निर्वहन भारतीय जनता पार्टी को करना था, जनता की जवाबदेही का निर्वहन नहीं किया। जनता ने कहा था कि आप विपक्ष में बैठ के उनके लिए लड़ो, आपने उन्हीं को खरीद फरोख्त कर दिया। इसलिए जब आपने बोला कि हमने गद्दार पैदा करके आपके साथ में गद्दारी कर ली है, तो उनने भी कहना शुरू कर दिया। फिर हमने भी कहा कि हाँ सही कह रहे हैं आप, ये तो गद्दार है, मेरी पार्टी के अंदर थे। चलिए, मुझे लग रहा है कि ये आखिर ये चुनाव कहीं इसी तरफ ना चले जाए जैसे ही परिणाम सामने आएंगे। अब कब आएंगे परिणाम, ये समझ 10 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। दोनों पार्टियों की नजरें उस पर है, लेकिन ये जरूर है कि प्रतिष्ठा किसकी दांव पर। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में हुए उपचुनाव को लेकर अब हर दिन एक नया बात दिखाई दे रही है, हर दिन कुछ चीजें ऐसी भी सामने आ रही जिसमें लग रहा है कि आखिर इस चुनाव के बाद होगा क्या, क्योंकि कई ऐसे चेहरे हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। ये तो वो 3 चेहरे हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कई ऐसे चेहरे और भी हैं जिन्हें लगता है कि हम विधायकी छोड़ी, उसके बाद मंत्री बन गए, अब चुनाव में आ गए, चुनाव में क्या जीत पाएंगे? यदि नहीं जीतते हैं तो उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। और यदि इसकी तरफ इससे भी आगे बढ़ते हैं तो फिर ये भी दिखाई देगा कि वो लोग जो बाहर है पार्टी से, बरसों से पार्टी के साथ जुड़े रहे भारतीय जनता पार्टी के पास, वो भी ये चाह रहे हैं कि हमारी प्रतिष्ठा, खोई जो प्रतिष्ठा है वो वापस मिल जाए। क्योंकि उम्मीद ये थी कि सरकार जब बनेगी तो उनको मंत्री पद मिल जाएगा, उससे नवाजा जाएगा। लेकिन सरकार बनी दूसरे तरीके से, क्योंकि 22 लोग यदि छोड़कर नहीं आते तो फिर स्थितियां ये निर्मित हो जाती कि सरकार नहीं बन पाती। और कमलनाथ जी की सरकार थी मध्य प्रदेश में, पर अब जिन्होंने काम किया उनको पद भी मिल गया, वो मंत्री भी बन गए। मंत्री बनने के बाद दिक्कत यह हो गई कि चुनाव मैदान में आ गए, 28 सीटों पर चुनाव हो गए।
चुनाव होने के बाद परिणाम की अब इंतजार है और ईवीएम में जो भाग्य विधाता है उसने भाग्य लिख दिया है इन प्रत्याशियों में से कि किसका भाग्य खुलेगा, किसका भाग्य गड़बड़ होगा और किसकी प्रतिष्ठा बचकर सामने आएगी। पर निश्चित है कि प्रतिष्ठा इस चुनाव में कई लोगों की दांव पर है। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए i24।